अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा, ये अहम है। हुकूमत सियासी और मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, पीटीआई अपनी क्या सियासी हिकमत अमली बनाएगी, इन तमाम इश्यूज़ पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अहम मामला यह है कि फॉरेन फंडिंग को लेकर पीडीएम और वफाकी हुकूमत सीरियस है, संजीदा है। वो ये चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द फैसला करे। तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस है, जिस पर शेख रशीद ये कह रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर IMF ने बेल आउट पैकेज ना दिया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर सकता है। तो उसके लिए आर्मी चीफ ने भी हमने देखा है कि अमेरिका से अपील की है, दरख्वास्त की है कि वो IMF से कहे हमें बेल आउट पैकेज जो है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमें ज्वाइन किया है ज़ैगम खान, सीनियर तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। ख्वाजा नवीद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। एजाज सैयद हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ में ज़ैगम खान साहब आपसे करना चाहूँगी, और सबसे पहले इस वक्त ये बताइएगा कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के बाद से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? पीटीआई क्या अब अपने मुतालबे पे कायम रहेगी कि नए इंतखाबात होने चाहिए, या फिर अभी वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद अब गवर्नमेंट इंजॉय करना चाहेंगे, थोड़ा टाइम चाहेंगे? आलिया साहिबा, मेरे ख्याल में तो पीटीआई अपने मुतालबे पर कायम रहेगी। सिर्फ टाइमिंग को वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई ये समझते हैं कि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन उनके लिए साजगार है। IMF की कंडीशनैलिटीज़ पर अमल दरामद करने की वजह से हुकूमत की जो अनपॉपुलैरिटी हुई है उसका उनको फ़ायदा हुआ है, और इमरान खान का जो नैरेटिव था वो भी इस वक्त बिक रहा है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर देम। और अच्छे वक्त का मतलब ये है कि कोई 3-4 महीने में, 5 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए, इससे पहले कि पब्लिक ओपिनियन की टाइड फिर से शिफ्ट हो या उसमें कोई कमी आए, या जो हुकूमत है उसको मौका मिले कि वो कुछ अब बदले में कोई जवाबी कार्रवाई कर सके और फजा को अपने लिए हमवार कर सके। तो मेरी राय अब भी यही है कि अक्टूबर नवंबर में, आइडियली अक्टूबर में वो चाहेंगे इलेक्शन हो। नवंबर आप ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब के लिए भी और दूसरी जमातों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अहम रहा है और शायद अभी भी है। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा आगे जाता है किसी मजबूरी की वजह से, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इतना आगे चला जाए कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, माशी हालात बेहतर हो जाएं, और जो बदलते हुए आलमी हालात हैं, मिसाल के तौर पर जो कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं और पाकिस्तान को इमदाद आने से जो पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी पैदा होने का एक अमकान है, उसका फ़ायदा हुकूमत को मिल सके। जी जाहिर है। तो उसमें लेकिन PMLN अब अपने लिए ग्राउंड तो कोई ना कोई बनाएगी। पंजाब ऐसे तो नहीं वो हाथ से जाने देगी जैसे अभी लूज़ किया है। PMLN ने अब अपनी स्ट्रेटजी आपने भी देखा है, बयानिए में भी उनके अब एक खलफशार नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अब वो एक्टिव हो गए हैं कि PTI को भी कहीं ना कहीं लेट डाउन करवाने में अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला है। तो PMLN भी अब एग्रेसिव मूड में नज़र आती है। गो कि वो इस वक्त वफाक में मौजूद हैं, लेकिन वो अब एग्रेसिव भी हो गए साथ साथ। आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो कोई मौसर बयानिया तो नहीं बना सके, कोई ऐसा मौसर बयानिया कि जो इमरान खान के PTI के बयानिए का अच्छे तौर पर मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ बातें जो उनको समझ में आई हैं उनके मुताबिक, उसमें एक अहम बात यह है कि एग्रेशन का फ़ायदा होता है, इदारों को दबाव में डालने का फ़ायदा होता है। उन्होंने देखा कि PTI ने इदारों को दबाव में रखा तो इस दबाव को उन्हें मुसलसल फ़ायदा हुआ। उन्होंने देखा कि PTI ने मुसलसल हुकूमत के साथ एक एग्रेसिव जो अंदाज है वो अपनाया, तो पाकिस्तान के वोटर्स में अब नौजवान लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि वो एग्रेसिव अंदाज भी उनको पसंद आया। तो जो इमरान खान का खेल था इस वक्त, PDM और मुस्लिम लीग नवाज ये भी वही गेम अब खेलना चाह रहे हैं। इदारों पर भी दबाव डालना चाह रहे हैं और माहौल को भी गरमाना चाहते हैं। लेकिन PMLN को फायदा होगा या नहीं होगा? PMLN इससे गेन करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब हैं, मैं चाहूंगी ख्वाजा साहब,
पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, जो अगर देखा जाए तो उनकी अददी अक्सरियत है, बन गई है गवर्नमेंट, स्पीकर भी उनका आ गया है, लेकिन एज अ ऑपोजिशन पीएमएलएन ने इसको चैलेंज कर दिया है और पीएमएलएन इस वक्त भी ये दावा करती नजर आ रही है कि वो पंजाब में गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। तो जो स्पीकर का इलेक्शन है, आप समझते हैं कि इसमें कोई पीएमएलएन पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि अब उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है जो कि अभी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है? जी, अब दरखास्तों से तो कुछ नहीं होगा, मामला दरखास्तों से आगे निकल गया है और अब ये है कि इनको पीएमएलएन को बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। अब इनको ओपन मैदान में खेलना पड़ेगा और इसका पीटीआई का इस वक्त जो है तूफान आया हुआ है पॉपुलैरिटी का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1970 में भुट्टो का तूफान आया था और उसमें पीर पगारा भी हार गया था। जी, लेकिन अब आपको ये लगता है कि सियासी मैदान में ही सियासी बैटल लड़ी जाएगी? आप ये कहना कि अब अदालतें मजीद कोई किसी की झोली में कुछ ना कुछ डालेंगी, ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा कि जैसे कि पंजाब में? जी नहीं, ये अब फिर दोबारा उस पर जा रहे हैं कि जुडिशरी के थ्रू अपनी जंग लड़ें, तो और उसको इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराना चाह रहे हैं। कौन सा जो है फॉरेन फंडिंग केस में? जी ख्वाजा साहब, जी ठीक है। जैगम साहब, जैसे कि हम ख्वाजा साहब से बात कर रहे थे तो उनका भी ये कहना है कि इस वक्त जो सियासी बैटल है वो सियासी मैदान में ही लड़ी जाएगी और पीटीआई का जो इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो हाई है, सुपर है इस वक्त, लेकिन पीएमएलएन को अब अगर टाइम मिल जाता है तो वो शायद कुछ गेन कर लें। ऐसा ही आप कह रहे थे, ऐसा ही ख्वाजा साहब कह रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ के जैसे कि ख्वाजा साहब ने ये एक बड़ी बात की है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पीएमएलएन एक्टिव है और वो हमें नजर भी आया। पीडीएम मुतहर्रिक हो गई है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर फुल दबाव है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए और अब जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसने भी हलचल मचा दी है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कोई फैसला जल्द देगा? अली साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मुस्लिम लीग नवाज का वोट जीरो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के और पीटीआई के वोट में जो फर्क था वो 8% का था। अभी जो 20 हलकों का इलेक्शन हुआ है, 8% को इतना फर्क नहीं होता कि आप एक ग्रुप को जीरो करार दे दें। काफी टफ मुकाबला उसको गिना जाता है। एक तो ये जहन में रखिए। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो वोटर है वो बहुत बदल चुका है। वो बड़ी तेजी से अपना मूड बदलता है। जिस तरीके से तेजी से उसने मूड पीटीआई के हक में बदला है, इसी तरीके से वो तेजी से मूड जो है पीटीआई के खिलाफ भी बदल सकता है। आप ये ज़हन में रखिए कि 2018 के बाद से मुसलसल पीटीआई एक बाई इलेक्शन के बाद दूसरा बाई इलेक्शन हार रही थी और मुस्लिम लीग नवाज बहुत पॉपुलर थी उस वक्त तक, जब तक कि हुकूमत में नहीं आई। हुकूमत में आके जो प्रॉब्लम हुए उसकी सजा जरूर मुस्लिम लीग नवाज को और पीटीएम को भी कह लीजिए वोटर ने दी है। अब आगे देखना है कि वोटर का मिजाज किस तरह से जाता है, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उस स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी ये है कि जिस तरीके से पीटीआई उनको टफ टाइम देती रही है इदारों पर दबाव डाल के, और जहां भी मौका मिले कानूनी तरीका भी इस्तेमाल करके, वही तरीका इस्तेमाल किया जाए पीटीआई के खिलाफ। उसमें जो फॉरेन फंडिंग केस है उनको एक बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा केस है जो 7 साल से चल रहा है। अगर आप गौर से देखें जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, अभी जो आरिफ नकवी साहब के बारे में आपने देखा कि जो एफटी में जो मजमून आया है, उससे पहले जो यही 2 राइटर्स हैं वो एक किताब भी छाप चुके हैं तफसील से। उसमें भी इमरान खान साहब का आरिफ नकवी के साथ जो ताल्लुक है उसके बारे में वो पहले भी लिख चुके हैं। तो ये उन्हें एक ऐसा वीक स्पॉट नजर आ रहा है जिसमें ये तकरीबन साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने वो फंडिंग ली, जो आप ममनुआ कह लें, आप उसको फॉरेन फंडिंग कह लें, उसको गैर कानूनी फंडिंग कह लें, क्योंकि वो ऐसी फंडिंग थी जो उनको लेने की इजाजत नहीं थी। वो फंडिंग बाहर से आई, ममनुआ जराए से आई, शायद ममनुआ तरीके से आई, वो डायरेक्ट पीटीआई में नहीं आके लैंड की। इस मजमून को भी देखिए तो मुख्तलिफ तरीकों से आई। वो उन अकाउंट में नहीं आई जिन अकाउंट में उनको आना चाहिए था, वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई जिस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई जिस तरीके से होना चाहिए। आला अदलिया एक वजीर आजम को सिर्फ इस बात पे निकाल चुकी है कि उसने तनख्वाह ना लेने को रिपोर्ट नहीं किया था। वो सादिक और अमीन नहीं रहा, क्योंकि ऐसी तनख्वाह जो उसने नहीं ली वो ना लेने वाला फैक्टर उसने रिपोर्ट नहीं किया। तो दूसरी तरफ अगर ऐसे अरबों रुपए हैं जो बाहर से आए हैं,
जो गैर कानूनी जराए से आए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हैं, अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया गया तो क्या ये एक संजीदा जुर्म नहीं बनता? तो उनको एक मौका मिल रहा है, और ये एक ऐसा मौका है जो मीडिया के लिहाज से भी अच्छा मौका है, नैरेटिव के लिहाज से भी, और कानूनी तौर पर भी इससे पीटीआई को और इमरान खान को वो बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, और इसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पीटीआई का ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला दे भी देता है तो इसका उनके पार्टी चीफ के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो जो अकाउंट्स है वो मुंजमद कर सकता है, वो जो असासे हैं उनको वो सीज कर सकता है। इसके अलावा इस पार्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, पार्टी चीफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो पीडीएम की जानिब से एक दबाव डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला दिया जाए फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें शायद उनको लगता है कि सियासी तौर पर वो पीटीआई को किसी न किसी तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं, उनके बयानिए को काउंटर कर सकते हैं। ख्वाजा नवीद साहब, मैं इसके ऊपर आती हूँ पीटीआई क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात हो सकती हैं अगर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे? और इलेक्शन कमीशन आखिर फ़ैसला दे क्यों नहीं रहा? ये सोचने वाली बात है। जी देखिए, अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना लेट कर दिया फैसला कि अब वो फैसला कर भी दे तो अब मैं नहीं समझता कि उस फैसले का कोई असर पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर पड़ेगा। और नंबर 2, अगर ये उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं तो अवाम उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। जिस तरह से आपको पता है कि एलबीडब्ल्यू का जो आउट होता है, वो जो क्राउड होता है वो मानता नहीं है। तो ये यानी कि आप अभी भी बॉल जो है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में ही रखना चाहते हैं। और वो लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये एलबीडब्ल्यू सही नहीं है। लेकिन ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि फैसला क्या वाकई फैसला अभी आ जाएगा, जिस तरह से ऑपोजिशन और पीटीआई की ऑपोजिशन और वफाकी हुकूमत मुतालबा करे? अभी देर क्यों है? अगर इसके बाद अगर फैसला करेंगे तो वो फिर अवाम उससे पहले अपने फैसले देते जा रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी भी जो अवाम ने पंजाब में फैसला दिया है उससे इलेक्शन कमीशन की वैल्यू और वो जो प्रोपेगेंडे थे वो सारे खत्म हो गए। अवाम ने चारों शान चित मुस्लिम लीग नवाज को लिटा दिया और 20 की 20 सीटें फेल करा दी। और अगर अवाम ने दोबारा ऐसा कर दिया तो उसके बाद फिर फॉरेन फंडिंग का फैसला किताबों में ही रह जाएगा, उसका अवाम पे तो कोई असर नहीं होगा। जी ज़ैगम साहब, मैं कहता हूँ जी फैसला फौरन दे दें। मेरी इलेक्शन कमीशन को मशवरा है आज आना कि आप फौरन फैसला दे दें, क्योंकि अब अगर लेट करके फैसला देंगे तो उसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल जी। ज़ैगम साहब, ये जैसे कि अभी कह रहे हैं ख्वाजा साहब, तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त चित भी जो है वो पीटीआई का और पद भी है वो भी पीटीआई का, वो ऐसी स्ट्रेटजी है और ऐसी जो मंजरनामा है वो बता रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की जीत है हर तरह से, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ जाए। लेकिन आखिर मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला रखा है, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ महफूज है, वो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, उसका फैसला है। और ये फैसला महफूज करके क्यों रखा हुआ है? ये क्या तरीका है? अजीब किस्म की रवायत है कि हम फैसला कर लेते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं। ये अगर फैसला है तो आप उसको बताएं आवाम को क्या है। आलिया साहब, एक तो ऐनक का जो नंबर है वो ख्वाजा साहब के ऐनक से मुख्तलिफ है। ख्वाजा साहब ने 20 की 20 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दी। मेरे ख्याल है वोटर ने 20 की 20 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी थी। और दूसरी बात है, ख्वाजा साहब खुद माहिर कानून है और इन्हें बेहतर पता होगा कि कितना ही बड़ा डेमोक्रेटिक मैंडेट हो, उसकी वजह से आपको लीगल इम्यूनिटी नहीं मिलती। लीगल इम्यूनिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलती है, सिर्फ उस वक्त तक मिलती है जब तक वो सदर होते हैं। पाकिस्तान में तो वजीर आजमों को वजीर आजम होते हुए निकाला गया। आखिर 2013 में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी मैंडेट के साथ इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई थी ना, तो क्या उनको सब कुछ माफ कर दिया गया था? क्या उनके केस नहीं चले थे? क्या उनको सजा नहीं हुई थी? हुई थी ना जी। कानून अपना रास्ता लेता है, जमहूरियत अपना रास्ता। वोट लेने की वजह से
माफ नहीं होते, वो एक पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो। सियासी हकाइक अपनी जगह, कानूनी हकाइक अपनी जगह। लेकिन वो कहते हैं कि मोमेंटम ऐसा है, ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, सियासी पिच ऐसी है कि वो इमरान खान के ही हक में है। उसमें PMLN कुछ भी स्ट्रेटजी बना ले उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फैसला दे दे तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये एक बात जो है वो मुख्तलिफ है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या समझती है, पाकिस्तान के इदारे क्या समझते हैं कि किसी फैसले के सियासी असरात क्या होंगे और उन सियासी असरात को देखते हुए क्या फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्हीं कंसिडरेशंस की वजह से ही तो ये मामला 7 साल से लटका हुआ है ना, कि 7 साल से फैसला नहीं सुनाया गया और अब फैसला लिख कर रख दिया गया, फिर नहीं सुनाया गया। जाहिर है ऐसी ही कंसिडरेशंस हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं ख्वाजा साहब की इस बात से तो मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान जो है उन्होंने टेफलॉन का सूट पहना हुआ है। कुछ भी साबित हो जाए, जिस तरह ट्रंप ने कहा था ना कि मैं यहाँ चौक में खड़े होकर किसी को गोली मार दूं तो फिर भी मेरा कोई वोटर इधर से उधर नहीं जाएगा। वो उनका एक पॉपुलैरिटी, वो एक पॉपुलिस्ट है, फैक्ट्स का उनकी जात पे असर नहीं पड़ता। दूसरी बात, जाहिर है ये बहुत ही बड़ी बदनसीबी होगी कि किसी भी वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैदान से बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर कानून एक तरह से एक तरफ के लोगों पर अप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर कोई इतनी सी बात रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उसके पास कोई रिसीवेबल्स थे, यानी उसने पैसे लेने हैं लेकिन लिए नहीं है, रिपोर्ट करने में कोताही हुई, तो ना वो सादिक रहा, ना वो अमीन रहा, ना वो वजीर आजम रहा। और दूसरी तरफ अरबों रुपए आ रहे हैं जो गैर मुल्की हुकूमतें दे रही हैं। ये आसान बात नहीं है, इंतहाई खतरनाक बात है। गैर मुल्की अफराद दे रहे हैं, गैर मुल्की कंपनियां दे रही हैं, ऐसे तरीके से आ रहे हैं कि हुकूमत को मालूम नहीं है। इस तरीके से उन अकाउंट्स में रखे जा रहे हैं जो रिपोर्टेड नहीं है, इस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं कि वो रिपोर्ट नहीं किए गए। एक कानून है ना जी इस मुल्क का, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 में क्या लिखा हुआ है, ख्वाजा साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे। रिपोर्ट करने के बारे में क्या लिखा हुआ है, फंड्स के ममनू होने के बारे में क्या लिखा हुआ है। और जब ऐसी बात आ जाए तो दूसरे कवानीन भी हरकत में आ सकते हैं। मकाफाते अमल है, आर्टिकल 62 और 63 के तहत नवाज शरीफ को नाहिल किया गया था ख्वाजा साहब, तो अब ये बारी इमरान खान साहब की भी आ सकती है। गो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट तो पहले हासिल कर लिया था वजीर आजम बनने से, लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन में ऐसा कोई फैसला आ जाता है जिसको PMLN अदालत में ले जाती है कि इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो वो तो जाहिर है कि पार्लियामेंट के रुकन बनने के लिए के अहल नहीं होंगे। अब आप मेरी बात सुने जी। जब अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया, तो अगर कि वो अदालती फैसला था, अवाम ने उस फैसले को दिल से कबूल नहीं किया। उसके बदले में लोगों ने नवाज शरीफ को इतना बड़ा इस्तकबाल दिया। जब उन्होंने वो जुलूस निकाला था कि मुझे क्यों निकाला, तो पूरे GT रोड पे अवाम के सारी सर नजर आते थे और नवाज शरीफ को लोगों ने वेलकम किया और किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है। वो अदालत का फैसला किताब में रखा रह गया और नवाज शरीफ पॉपुलर हो गया और दोबारा उसका वोट बैंक बन गया। वोट बैंक इतने साल चलाया उन्होंने, उसके फायदे उठाए हैं। तो अब वो वोट बैंक इसकी बारी आ गई है, इसने पकड़ लिया है। अब अगर इसको निकालेंगे 62 या 63 में तो लोग कबूल नहीं करेंगे और ये दोबारा ये तकरीर करेगा कि मुझे क्यों निकाला, तो दोबारा फिर इसका वोट बैंक बन जाएगा। तो नतीजा ये है कि अगर कोई खिलाफ इसके फैसला इस वक्त किया गया, उसका इसको नुकसान की बजाय फायदा होगा। ये उसको ऐसा ही बयानिया बना लेगा जैसे इसने पहले बनाया कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया, फिर कहेगा ये मुझे नवाज शरीफ ने निकलवाया, और इन्होंने लेट कर दिया है फैसला, टाइमिंग गलत हो गई है। तो इसलिए अब जो फैसला इसके खिलाफ आएगा उससे इसका नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा होगा। अब वो चुनाव में फैसला ताकि जो भी कहते हैं कच्चा कच्ची निकलना है निकल आए। जी ठीक है। अब जाहिर है कि मज़ाहमत की सियासत का पाकिस्तान में हमेशा ही सियासी पार्टीज फ़ायदा उठा लेती हैं
اور PMLN نے بھی اٹھایا. اب PTI نے جو حکمت عملی بنائی بھرپور بنائی, اس کا بھرپور فائدہ بھی ہوا ان کو, اور ابھی لگتا یہ ہے کہ وہ نمبر 1 پارٹی ہے. اور وفاق میں ابھی جیسے کہ فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پہلی بار ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی کسی بھی صوبے میں حکومت نہ ہو. تو یہ PMLN کی اس وقت سیاسی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ وہ کتنی ویک ہے سیاسی طور پر. لیکن اس کے لیے اب کچھ اور بھی طے کرنا ہے. جو معاشی فیصلے ہیں وہ بہت ضروری ہیں, خاص کر PMLN کے لیے. تو زیگم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آرمی چیف بھی یہ استدعا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں امریکہ سے کہ وہ IMF سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج لے کر دیں, وہ ریلیز کروائیں, پریشر ڈالیں. تو کیا اس وقت امریکہ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ابھی ان کی جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کی فیوریبل گورنمنٹ ہے, تو ان کو کیوں نہیں وہ ابھی سپورٹ کرا؟ ظاہر ہے کہ ایک ایسا بیانیہ تھا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیوں وہ اتنی دیر لگاتے اور اس حکومت کو کیوں اتنا ان پاپولر ہونے دیتے؟ وہ شروع میں ہی مدد کرتے تاکہ اس حکومت کو وہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا کہ الیکشن لوز کرتے اور پاپولیرٹی لوز کرتے. جب امریکہ کے پسندیدہ حکومتیں پاکستان میں تھیں تو عالیہ صاحبہ آپ کو یاد نہیں ہے کس طریقے سے ڈالروں کی یہاں برسات ہوا کرتی تھی؟ یہاں حکمران جو ہے حکومتیں ڈالروں میں نہایا کرتی تھی. تو یہ تو ڈالر کا $1 کیا ایک پینی بھی ابھی تک نہیں آیا. امریکہ تو کچھ نہیں دے رہا, بلکہ تاریخی طور پر اس سے پہلے ہمیشہ جس طریقے سے امریکہ IMF پہ اثر ڈال کے ہمارے لیے ایک آسان ماحول پیدا کر دیتا تھا, شرائط کو نرم کروا دیتا تھا, جلدی ریلیز کروا دیا کرتا تھا قسط, امریکہ نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. امریکہ نے بالکل کسی طرح کا مدد نہیں کیا اور آرمی چیف کو بات کرنی پڑی. اور جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. جو مجھے لگ رہا ہے, جو میرا فیئر ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو اینٹی امریکنزم ہے, جو اینٹی امریکن انہوں نے بیانیہ بنایا ہے یہ بے سروپا, اس کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی میں رکاوٹیں آ گئی ہیں, اور وہ رکاوٹیں اب معاشی طور پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. جن دوستوں نے ہمیں مدد دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی مضبوطی سے امریکہ کے کیمپ میں ہیں. اگر امریکہ ان کو منع کرے گا تو وہ نہیں دیں گے, اور امریکہ کو بھی گالیاں دے کر آپ مدد نہیں لے سکتے. اور مارکیٹس کو بھی اگر یہ نظر آئے گا کہ پاکستان میں ایک اینٹی امریکن حکومت آنے والی ہے, یہ تمام کی تمام جو مارکیٹ ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, بینک ہے, یہ ظاہر ہے ویسٹرن سسٹم کا حصہ ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹیں گے. اچھا, مجھے تو ایک ریزن یہ بھی نظر آ رہی ہے اس بحران کی اس وقت. جی بالکل, یہاں پہ بریک شامل کریں گے, اور بریک کے بعد اس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر غوث صاحب تھے PMLN سے, اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کرنا پڑی امریکہ سے تو وہ امریکہ کیوں آخر پاکستان کی بات نہیں مان رہا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سے بہت ساری خواہشات کا اظہار کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو خواہشات ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کو جو کہہ رہا ہے, پاکستان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان خواہشات پر عمل کرے, پاکستان نہیں کر رہا ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے آنر کہنے سے بھی کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا کہ وہ آنر کہیں. تو لیکن یقیناً یہ بھی ایک غور طلب بات ہے جو کہا جا رہا تھا کہ اڈے دیے جائیں گے اور یہ حکومت دے گی. تو کیا ایسی بھی کوئی بات چل رہی ہے بیک ڈور؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور میں چاہوں گی کہ خواجہ صاحب اس کے اوپر کومنٹ کر دیں. تو خواجہ صاحب, جب PTI کی گورنمنٹ گئی تھی اور جب اس کو تحریک عدم اعتماد سے نکالا گیا تھا, عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا کہ امریکہ جو ہے اس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا, اور اس کے بعد روس کا دورہ کیا, اور اس کے بعد امریکہ کی یہ ساری سازش تھی. لیکن اب جیسے میں نے آپ کو اپنے پروگرام کا, کل کے پروگرام کا حوالہ دیا, سینیٹر غوث صاحب PMLN کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ امریکہ ہم سے کچھ خواہشات کا اظہار کر رہا ہے, تو اس لیے شاید ابھی ریلکٹنٹ ہے, ابھی وہ ہمارے لیے کچھ کسی بھی چیز میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. تو یہ پھر مانا جائے کہ جو PTI بیانیہ بنا رہی تھی ایبسلوٹلی ناٹ کا, اڈے دینے کا, ابھی تک کہیں نہ کہیں امریکہ کی ڈیمانڈ اور ڈو مور کا مطالبہ موجود ہے. نہیں, وہ مطالبے تو شاید پتہ نہیں اندر پورے ہو جاتے ہیں. اصل میں کیا ہے, بڑے 2 مطالبے ہیں.
एक अमेरिका कहता है कि सी पैक जो है वो नहीं लेना, और वो हमने अभी तक उसका नोट नहीं किया। सी पैक भी हम आसरे में हैं कि चला लें। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने ईरान से ऑयल नहीं लेना, वो हम अभी तक नहीं ले रहे। हालांकि अभी आया हुआ था कि 14 रुपए लीटर बिक रहा है ईरान में ऑयल, और इसके बावजूद नहीं ले रहे। तो अब बात यह है कि $1 अरब के ऊपर इन्होंने हमें बताया हुआ है। अब ये ज्यादा जानते हैं मिस्रा इस्माइल वगैरह। अगर ये समझे कि अगर ईरान से बात करें तो वो अगर हमें $1 अरब का ऑयल उधार दे दें तो हम उसका $1 अरब रुपया उधार देंगे डॉलर, और हमारी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अब देखिए, क्योंकि इस वक्त सारा मसला, सारी महंगाई पाकिस्तान में ऑयल महंगा होने की वजह से हुई है, और अगर ये काम हो जाता है तो PMLN की हुकूमत कामयाब हो जाएगी। अगर ऑयल आ गया तो पेट्रोल की कीमतें खत्म हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, बिजली की कीमतें नीचे आ जाएंगी। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना लें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ईरान से कहेंगे यार $1 अरब का ऑयल उधार दे दो, उसके बाद हम आपके पैसे उतार देंगे। अगर हमें $1 अरब का ऑयल मिल जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, ये मैं तो खैर इकोनॉमिक्स आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग की बातें करता है। जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जो हैं वो ईरान के साथ हमेशा से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो निगोशिएट करते रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो भी जरदारी साहब लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त वजीर खारजा भी बिलावल भुट्टो खुद हैं, तो वो ईरान के साथ फौरन जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनकी गैस भी ले लें और उनका वो भी, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका का प्रेशर जो है वो किस तरह से फेस करेंगे। जैकम साहब, आपका क्या तज्जिया है कि इस वक्त आर्मी चीफ को खुद ये रिक्वेस्ट करना पड़ रही है अमेरिका से कि आप खुदारा हमारा बेल आउट पैकेज जो है वो रिलीज करवा दें, प्रेशर डालें IMF पे, तो हुकूमत लगता नहीं है कि हुकूमत कोई कर पा रही है, कोई फैसले भी कर पा रही है, कोई उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी अच्छे हो रहे हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं उनका कोई फायदा हो रहा है। तो लगता ये है कि हुकूमत जो सियासी दाव पेच है उसमें भी नाकाम है, जो मुआशी मामलात है उसमें भी नाकाम है। बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत की बहुत सी नाकामियां हैं, और मुआशी मैदान में अभी तक ये नाकामी कह सकते हैं कि तमाम तर कोशिश के बावजूद वो IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रिवाइज नहीं करा पाए। अगरचे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो गया है, लेकिन बोर्ड मीटिंग अभी तक नहीं हुई, और बोर्ड मीटिंग ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया। पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी बोर्ड मीटिंग हो जाए ताकि ये फौरी तौर पर क्लियर हो, पैसे आए, और उसकी वजह से दूसरे लोगों से भी जो पैसे आने की उम्मीद है वो आने शुरू हो। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब के फोन करने की बात है, देखिए अमेरिका से जो पाकिस्तान का ताल्लुक है वो गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से, या शायद आप शुरू से कह लें तो भी गलत नहीं होगा, वो ताल्लुक दिफाई नौयत का, सिक्योरिटी एरिया का ताल्लुक रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ जो डिपार्टमेंट का ताल्लुक रहा है वो उनका फॉरेन ऑफिस नहीं है जिसको स्टेट डिपार्टमेंट वो कहते हैं, बल्कि वो पेंटागन है। इस वक्त भी अमेरिका की जो हमारे साथ अगर कोई इंटरेस्ट हैं तो वो भी दिफाई नौयत ही की ज्यादा है। तो इट इज नेचुरल कि आर्मी चीफ ने फोन किया, लेकिन इससे पहले भी जो एक रियलिटी है जो अब बदलनी चाहिए थी, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज का नैरेटिव था उस हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले तो यकीनन ऐसा था, 2018 में आपने देखा, जुलाई 2018 में कि आर्मी चीफ साहब ने बाहर के दौरे भी किए, यूएई का दौरा किया, सऊदीया का दौरा किया, खुद जाके पैसे मांगे, अकेले भी गए, इमरान खान साहब के साथ मिलकर भी उन्होंने दौरे किए, जिसको उस जमाने में पैकेज कहा जाता था, उधार जो था वो उस वक्त भी लेकर आए, और उसकी रेपुटेशन हम देख रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस है, इतना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का, जिसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान की पूरी अशराफिया है, तनख्वाह वाली अशराफिया भी, इलेक्टेड अशराफिया भी, हुकूमत भी, अपोजिशन भी। 30-35 साल में ये हालात पैदा हुए हैं, तो इन तमाम पार्टियों ने जिन्होंने हुकूमत की है वो जिम्मेदार है ना जी। और इस वक्त इमरान खान जिस हालत में छोड़ कर गए हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ कर गए हैं, जो बजट का खसारा छोड़ कर गए हैं, जिस तरीके से IMF के साथ मुआहदा मुअत्तल करवा के गए, हमारी जान तो उसी मुआहदे को वापस लाने में अटकी हुई है ना, जिसको इमरान खान ने मुअत्तल करा दिया था। तो क्या इमरान खान की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती? इस वक्त तो पाकिस्तान की तमाम अशराफिया की, तमाम सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि हर चीज को एक तरफ रखकर जो कुछ भी वो कर सकते हैं, जो पैगाम दुनिया को दे सकते हैं, इकट्ठे बैठने से, एश्योर कराने से
मार्केट को एश्योर कराने से कि देखो हमारे दरमियान जो इख्तलाफ है सियासी है, इसकी वजह से कोई भूचाल नहीं आएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, हम इसको मिलकर संभाल लेंगे, आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये इस वक्त सबकी जरूरत है, ये सब लोग हम पर रहम खाएं। आर्मी चीफ ने जो किया वो भी ठीक किया, अगरचे आम हालात में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वो काम है जो सबको इस वक्त करने की जरूरत है। राइट, लेकिन ख्वाजा साहब मेरा आपसे भी ये सवाल है कि इमरान खान साहब मुल्क की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि मुल्क सबसे पहले है, इदारे सबसे पहले हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं इदारों का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक बात वो खुद फरमा रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम की वजह से मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। ये वो समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम की वजह से मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए एक ये पैगाम क्यों नहीं कौम को दे देते, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दे देते कि भाई मैं पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के लिए मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मैं ये अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार हूँ, ये मुल्क के फायदे के लिए कोई भी है, कोई भी लीडर है, चाहे वो PMLN है, इस वक्त इमरान खान साहब क्योंकि एज अपोजिशन कर रहे हैं, तो वो क्यों ये अपने बयानिए से पीछे नहीं हटते, ये मुल्क के मुफाद की बात तो करते हैं। जब मुल्क का मुफाद आता है तो फिर सबसे पहले इक़्तिदार आता है। ये इमरान खान साहब ने अचानक जो है वो अपना वोट बैंक पर वो बढ़ाने के लिए और अपना डिसमिसल पे जो उनको सदमा आया था उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान दे देकर और एब्सोल्यूट नॉट और ये बातें करके, हालांकि खारजा पॉलिसियां जब बदली जाती हैं तो खारजा पॉलिसी ऐसे बदली जाती है जैसे गर्मियों के मौसम से सर्दियों का मौसम आता है, पता ही नहीं चलता, हल्के हल्के ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर बारिश आ जाती है, फिर उसके बाद ओले पड़ते हैं, फिर सर्दी आ जाती है, फिर रजाइयां आ जाती हैं। पहले लोग कहते हैं कि जी बस वो एक चादर की सर्दी है, फिर कहते हैं नहीं कंबल की सर्दी है, फिर कहते हैं नहीं रजाई चाहिए, फिर कहते हैं नहीं डबल लिहाफ चाहिए। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी बदलती है। फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं बदलती कि जैसे AC चला दिया तो फौरन ठंड हो गई, वो नहीं है तरीका। अब इन्होंने तो वो AC वाला किया, बटन दबाया, बोला एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। भाई अगर आपको अमेरिका के खिलाफ ही होना था तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे ठंडे होके आप पतली गली से निकल जाते, लेकिन इस तरह कह के आप अमेरिका से निकल नहीं सकते। अमेरिका भी बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, और 1952 से 1952 से अभी चला रहा है। वो दिन आज का दिन है, कभी नीचे सीटों साइटों में होते थे हम लोग, फिर कभी किसी चीज में इनके मायदों में शामिल थे। तो इसके लिए ये तरीका सही नहीं है। आपने बात दुरुस्त की है कि इमरान खान अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदले और वो ये कहें कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए फिलहाल मैं हुकूमत के साथ चलना चाहता हूँ, मैं उनकी पॉलिसियों के साथ चलना चाहता हूँ। अगर ऐसा कह दे, मगर वो कभी नहीं कहेंगे, वो जिद्दी आती हैं और वो ये कह के अपना वोट बैंक खराब नहीं करेंगे। उनका वोट बैंक तो इस वक्त चल रहा है, वो इस वक्त बदर शाह हो गया है। जी 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 बिल्कुल। ज़ैकम साहब, आप क्या समझ रहे हैं? जाहिर है कि वफाक में इस वक्त इमरान खान क्यों जाना चाहेंगे? एक तरफ इस्तीफे दे चुके हैं और 11 अरकान के इस्तीफे एक्सेप्ट भी हो चुके हैं, तो अब तो जो वफाकी गवर्नमेंट है वो तो वफाक में ये चाह रही है, कौमी असम्बली में ये चाह रही है कि यहाँ पर बाई इलेक्शन हो जाएं ताकि उनकी जो सीट्स हैं वो कम से कम आगे आ सकें, और उससे पहले कोई ना कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए और अवाम में भी कम से कम कोई जो है श्योरिटी आ जाए। तो क्या इमरान खान साहब, आपको लगता है कि बाई इलेक्शन जो कौमी असम्बली का है वो कंटेस्ट करेंगे? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन ये PTI के लिए यकीनन एक मुश्किल मरहला होगा। अगर मरकजी हुकूमत के लिए हालात इस वक्त थोड़े साजगार रहते हैं या एटलीस्ट स्टेबल रहते हैं और 3 महीने बाद इलेक्शन की नौबत आती है, 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे इन सीट्स पर, तो फिर PTI को ये फैसला करना होगा, क्योंकि अगर वो उन इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो भी उनके बयानी के लिए मुश्किल होगी कि वो छोड़ चुके हैं नेशनल असम्बली को, अब किस मुंह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और क्या इलेक्शन लड़के फिर ये लोग जो हैं वो वापस असम्बली में चले जाएंगे। और अगर वो कंटेस्ट नहीं करते तो ये सीटें तमाम की तमाम हुकूमत के इत्तेहादियों के हाथ में आ जाएंगी, हुकूमत के हाथ में आ जाएंगी, और वो जब वापस आएंगे तो कौमी असम्बली में भी मजबूत होंगे, और जो दबाव PTI ने उन पर डाला है वो दबाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं एक और बात जो समझता हूँ कि जिस वक्त जो हुकूमत ने किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये एक बेअसूली हरकत की है उन्होंने। उन्हें 2018 की तरह, जैसे माफ कीजिएगा 2014 की तरह, जिस वक्त धरने के बाद इस्तीफे दिए गए थे,
और उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, इस वक्त भी उन्हें इस्तीफे कबूल नहीं करने चाहिए थे, वेट करना चाहिए था, वापस आने का मौका देना चाहिए था, बल्कि कोशिश करनी चाहिए थी कि पीटीआई वापस आए। और अगर वो लेकिन जैकब साहब, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं? इमरान खान साहब का रिसेंट आप खिताब सुन लें, उन्होंने कहा कि तालिबान से बात हो सकती है, अलहदगी पसंदों से बात हो सकती है, लेकिन चोर और डाकुओं से बात नहीं हो सकती। अभी लास्ट उनका ये खिताब है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं, तो वो तो किसी सूरत बात करने को तैयार ही नहीं है। जाहिर है कि उनको लगता है कि अगर उनके साथ बैठ गए तो उनके बयानी हो जाएगी और उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, जैसे नवीद साहब भी कह रहे थे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की इस वक्त सबसे बड़ी वजह इमरान खान का ये रवैया है। जमहूरियत में जो दो साइड्स होती हैं, टू साइड्स ऑफ आयल जिनको कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन से होते हैं, ये कुछ जानी दुश्मन नहीं होते। इन्होंने एक दूसरे के कत्ल नहीं किए होते। तहरीक तालिबान ने तो पाकिस्तान के 70,000 लोगों को ज़िबा किया है, हमारे फौजियों के सर काट के उन सरों से फुटबॉलें खेली, हमारे बच्चों की गर्दनें काटी हैं। ये इक्विवेलेंस क्रिएट करना, क्या करप्शन और ये काम बराबर होता है? आप बताइए कि अगर मेरे घर में कोई आके मेरे घर वालों को ज़िबा कर जाए और एक दूसरा आदमी आके मेरी सिलाई मशीन चोरी कर जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं, सिलाई मशीन चोरी करने वाले के साथ मैं नहीं बैठूंगा, जो मेरे घर वालों को ज़िबा कर गया है वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ दोस्ती लगा सकता हूँ। मतलब ये कैसी बात है? इतने बड़े जुर्म को, और कोई जुर्म नहीं है। देखिए, जुर्म वो होता है जो अदालत में साबित अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका और अभी साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जैसे कि इस वक्त फर्दे जुर्म आयद करना थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, उसके लिए भी अदालतों में पेश नहीं हुए हैं, केस इसी तरह से पेंडिंग है, लटकते रहेंगे, कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लोग अपने अपने सियासी फायदे की खातिर मुल्क का नुकसान ना करें और मुल्क के फायदे के लिए साथ बैठने की कोशिश करें और मुल्क का सोचें। ये सबसे ज्यादा अहम है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।